Twinkle, twinkle, little star, और हम अकेले परिवार के साथ रहना पड़ता है और डर भी बहुत लगती है कि हम काम जाएंगे तो हम सलामत रहेंगे नहीं रहेंगे। ये वही जगह है जहाँ हम भागे थे इधर उधर, तब हमारे परिवार वालों को मेरे को भी मारा, मेरी लड़की को मेरी गोदी में से लेके पटक दी इधर। क्योंकि बिल्किस के साथ उसकी 3 साल की बेटी थी और एक बूढ़ी माँ थी, तो वो लोग नहीं भाग पाते हैं। सीबीआई ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स भी मिले हुए थे, लेकिन उस हेड कांस्टेबल ने 2 नंबरी करी। बिल्किस ने जो कहानी बताई उसे वो मॉडिफाई करके लिखने लगा, और जिन दंगाई लोगों ने रेप और मर्डर किया था उन लोगों का नाम ही एफआईआर में मेंशन नहीं किया, और गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पावर का क्लियरली मिसयूज किया है। और 1-2 नहीं 11 हत्याएं उसमें इन्वॉल्व है, तो ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं है। More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. साल था 2002, जब विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि राम मंदिर को बनाने का अब टाइम आ गया है, और जितने भी कार सेवक हैं जो राम मंदिर को बनाने में हेल्प करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचे। सालों से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर दंगे चले आ रहे थे। साल 1993 में भी बहुत से हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिले। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2002 को, जब बिल्किस बानो उस समय 21 साल की थी और गुजरात के दाहोद गांव में अपने हस्बैंड और 3 साल की बेटी सालेहा के साथ रहती थी। 24 फरवरी 2002 को वो अपने फादर के घर गई थी, जो कि गुजरात में ही है, सिंगवाड़ में। हर साल की तरह वो अपने फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए आई थी। तो 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से कार सेवक अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे, लेकिन गोधरा स्टेशन के आगे ही उस ट्रेन को रुका दिया जाता है। जो कार सेवक थे वो S6 डब्बे में बैठे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी डब्बे में आग लगा दी जाती है और पथराव भी होता है, और इसमें लगभग 59 हिंदू मारे जाते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी और देश भर में दंगे शुरू हो गए थे। सबसे ज्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम के गुजरात में शुरू हो जाते हैं। Murder, rape, houses torched, people burnt alive. Over 1,000 people have died, and more than 100,000 have become refugees in their own land. Chief Minister Narendra Modi told the BBC he's happy with the way his police have handled the situation. Not only enough, but excellent work they have done. Excellent work. Excellent work they have done. Within 72 hours, we were able to control such a violence. More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. बिल्किस बानो और उसका परिवार गांव छोड़ के भागने का फैसला करते हैं। ये लोग 15 से 17 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। 2 दिन तक ये लोग अलग अलग गांव में छुपते रहे और अपनी जान बचाते रहे। 3 मार्च 2002 को भागते भागते ये लोग पेनीवाला नाम के गाँव में पहुँचते हैं। उसी गांव के एक खेत में ये लोग छुपे हुए थे। बिल्किस बानो के भाई और हस्बैंड अलग ग्रुप में थे ताकि पहचाने ना जा सके। बिल्किस बानो के गांव के ही लोग 2 जीप में वहां पहुंचते हैं। बिल्किस बानो इन लोगों को नाम से पहचानती थी क्योंकि ये लोग उसी के गांव में पले बड़े थे। वो लोग बिल्किस के ग्रुप पे हमला कर देते हैं। उस समय बिल्किस 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। बिल्किस के ग्रुप के कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। क्योंकि बिल्किस के साथ उसकी 3 साल की बेटी थी और एक बूढ़ी माँ थी, तो वो लोग नहीं भाग पाते हैं। 12-13 लोग मिलकर बिल्किस बानो, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी चचेरी बहन का रेप करते हैं और बुरी तरीके से मारते हैं। ये वही जगह है जहाँ हम भागे थे इधर उधर, तब हमारे परिवार वालों को मेरे को भी मारा, मेरी लड़की को मेरी गोदी में से लेके पटक दी इधर, और मेरे को 2-3 जन ने पकड़ ली। हमारे परिवार वालों को मारने लगे, कुछ सब पकड़ के कपड़े फाड़ डाले सबके, फिर सबको मार डाला मेरे सामने। फिर मैं बेहोश हो गई।
और बिल्किस बानो की जो 3 साल की बेटी थी उसे पत्थर पे पटक पटक कर जान से मार देते हैं। उस सदस्य के 7 परिवार और मेरे भी एक परिवार, मेरे चाचा का परिवार, दोनों को मिला के 14 लोगों को मार दिया। और 3 साल की लड़की जो मेरी थी वो बिल्किस की गोद में, उसको भी पटक के मार दी। तो वो सब, और जो लोग वहां से नहीं भाग पाए थे उनको भी मार दिया जाता है। करीब 7 लोगों का वहां पर मर्डर कर दिया जाता है, जिनमें से 4 औरतों को वहां पर रेप भी हुआ था। जो 17 लोग उस दिन उस गांव से भागे थे उनमें से 8 लोगों की बॉडी मिलती है। बिल्किस बानो उस दिन बुरी तरीके से मारे जाने के बाद बेहोश हो गई थी और उसे 4 घंटे बाद होश आया। जो दंगा करने वाले लोग थे वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें लग रहा था कि सभी लोग अब मर चुके हैं। बिल्किस बानो को जब होश आया तो उनकी बॉडी पर कुछ भी कपड़ा नहीं था। पूरी रात वो झाड़ के पीछे छुपी रहती है और सुबह वहाँ की जो आदिवासी फैमिली थी जो उसी गांव में रहती थी, बिल्किस ने उन औरतों से कपड़े लिए और वहाँ से बाहर निकली। फिर बिल्किस की मुलाकात एक होमगार्ड से होती है जो उसी गांव में रहता था। उसने बिल्किस की हेल्प करी और FIR लिखवाने लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेकर गया। शुरू में तो बिल्किस की कंप्लेंट लेने के लिए पुलिस आनाकानी कर रही थी। कुछ देर बाद वो लोग कंप्लेंट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। उस पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल का नाम था सोमाबाई गोरी। वो कंप्लेंट लिखना शुरू करता है, लेकिन उस हेड कांस्टेबल ने 2 नंबर ही करी। बिल्किस ने जो कहानी बताई उसे वो मॉडिफाई करके लिखने लगा और जिन दंगाई लोगों ने रेप और मर्डर किया था उन लोगों का नाम ही FIR में मेंशन नहीं किया। इस बात को CBI ने भी कंफर्म किया था। FIR में सारे फैक्ट्स ही मेंशन नहीं किए गए थे। बिल्किस के साथ जो रेप हुआ और उसकी फैमिली को जो मारा गया उसको FIR में मेंशन ही नहीं किया गया था, क्योंकि बिल्किस पढ़ी लिखी नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उस वक्त पुलिस का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। वो मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, उसके बाद दूसरे दिन उन्हें FIR दर्ज करवाई। वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे पुलिस। उन्होंने बोला कि अभी तू सब बोलेगी, सबका नाम ले रही है और सबका बता रही है, सब तेरे को जहर का इंजेक्शन देके मार डालेंगे। जो मैंने बोला कि अब पढ़ के सुनाओ मेरे को, जो मैंने बयान दिया है वो पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने उनको धमकी दी और ज़बरदस्ती अंगूठा लेके मेरा लगा दिया। 4 मार्च 2002 को बिल्किस बानो को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर वो अपनी दुख भरी कहानी लोगों को सुनाती है। वहाँ पर एक NGO था NHRC, उन लोगों ने बिल्किस की बहुत हेल्प करी। उस NGO ने बिल्किस का मेडिकल टेस्ट करवाया और कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए सीनियर एडवोकेट का भी अरेंजमेंट करके दिया। लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन वालों ने कोर्ट को बताया कि हाँ, बिल्किस बानो ठीक बोल रही है, उनके साथ ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उन्हें कोई आरोपी नहीं मिला और ये भीड़ का हमला था और रिक्वेस्ट की कि केस को क्लोज कर देना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली और इस केस को बंद कर दिया। बिल्किस बानो का पुलिस वालों से भरोसा उठ गया था। बिल्किस ने अप्रैल 2003 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये अपील की कि उनका केस CBI को दे देना चाहिए और पुलिस ने यहाँ पर फायर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। करीब 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 6 दिसंबर 2003 को ये केस CBI के पास चला जाता है। CBI इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे KN सिन्हा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं थी। बिल्किस को पहले दिन जो बॉडी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस था वो किया ही नहीं गया था। जब भी किसी की मौत होती है तो बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस लेकर जाती है, लेकिन इस केस में पुलिस वालों ने ये प्रोसेस स्किप ही कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों ने हमला किया था पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और उन लोगों का नाम FIR में जानबूझकर मेंशन नहीं किया गया है। बिल्किस इन लोगों को नाम से पहचानती थी और इन लोगों का नाम भी लिखवाया था। CBI ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स भी मिले हुए थे। उन लोगों ने गलत मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करी थी। बिल्किस की जो 3 साल की बेटी थी सालेहा, उसका क्राइम सीन पे फोटो ही नहीं लिया गया। CBI ने जब बिल्किस की फैमिली की बॉडी जहां दफन थी उन्हें बाहर निकाल कर देखा तो उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी ताकि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो सके और उनके डेड बॉडीज के सर मौजूद नहीं थे। पोस्टमार्टम के बाद उनके सर को काट कर फेंक दिया गया था। CBI ने 20 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अपनी चार्जशीट सबमिट करी, जिसमें 6 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर्स भी थे। जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बिल्किस को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी ताकि वो केस वापस ले ले, लेकिन वो इन धमकियों से डरी नहीं।
अकेले परिवार के साथ रहना पड़ता है और डर भी बहुत लगती है कि हम गांव जाएंगे तो हम सलामत रहेंगे नहीं रहेंगे। हमने कितने घर बदले मैं शायद नहीं बोल सकता हूं और पता भी नहीं है हम लोगों ने कितने कमरे बदले हैं, कितने कमरे में रहे हैं। और बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि उनका केस गुजरात से बाहर ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि एक फेयर और अनबायस्ड ट्रायल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और ये केस महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया। देखते ही देखते इस केस को 8 साल बीत चुके थे और फाइनली 11 जनवरी 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 लोगों को रेप और मर्डर के चार्जेस में उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी जो 7 आरोपी थे उन्हें लैक ऑफ एविडेंस यानी सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया। लेकिन इन 11 लोगों की सजा कंफर्म हो चुकी थी। जो आज चुकादा दिया है वो तो अच्छा ही दिया है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ेगा तो हम जाएंगे। बहुत सारी दिक्कत है, अभी तो डर भी बहुत लगता है कि कहाँ जाने का, कहाँ रहने का, कौन क्या करेगा कभी भी। तो इन 11 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली ताकि इन्हें बरी कर दिया जाए, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख का कॉम्पनसेशन, घर और नौकरी दी जाए। ये 11 कैदी अब 14 साल से सजा काट रहे थे। 15 अगस्त 2002 को एक शॉकिंग न्यूज बाहर आती है। उम्र कैद काट रहे इन 11 आरोपियों को गुजरात गवर्नमेंट सजा माफ कर देती है और उन्हें रिहा कर देती है। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और देश भर के लोग गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे। इसमें किस तरह का इल्ज़ाम था उनके ऊपर, वो बलात्कारी थे और वो भी गैंग रेप के बलात्कार का मामला है, तो उसमें जो हत्याओं का मामला है उसमें, और 1-2 नहीं 11 हत्याएं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स नहीं हैं। बिल्किस बानो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस फैसले ने बिल्किस बानो के जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया था। इंडियन लॉ के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर को यह राइट है कि वो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को किसी भी कैदी की सजा कम या फिर माफ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इन लोगों ने माफी नहीं दी थी। गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पावर का मिसयूज करके इन लोगों को रिहा किया था। सिस्टम लूप होल का फायदा उठाकर इन लोगों को बाहर निकाला गया था। इन 11 आरोपियों को सेक्शन 432 रिमिशन पॉलिसी 1973 के तहत माफी दी गई थी, जिसे गुजरात माफी नीति भी कहा जाता है। लेकिन हजारों लाखों कैदियों को छोड़कर इन्हीं 11 आरोपियों को माफी क्यों दी गई? सर, उनका मिठाई खिलाकर आप स्वागत कर रहे हैं। अगर आरोपी मुस्लिम होते क्या उसे ऐसे छोड़ दिए जाते? और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये लोग जब जेल से रिहा होकर आते हैं तो इन लोगों का फूल और मालाओं से स्वागत होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर जेल से बाहर निकल कर आया है। मेरा नाम राधेश्याम शाह है। मुझे 2002 के साबरमती ट्रेन कांड के बाद हुई कम्युनल राइट के केस में मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। मैंने जेल में 18 साल का समय बिताया है। उसके बाद मैंने रिलीज़ के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की थी। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के बारे में गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हुए रिलीज़ के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा था। कल 15 अगस्त के दिन मुझे गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज़ किया गया है। आज मैं अपने परिवार के साथ मिला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2022 को जब ये 11 आरोपी जेल से बाहर आए तो बिल्किस बानो को अपने घर कई बार बदलने पड़े। अपनी फैमिली के साथ छुपना पड़ा क्योंकि जान से मारने की धमकियां बहुत बढ़ गई थी। फाइनली सितंबर 2002 को बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली और गुजरात गवर्नमेंट के रिहा करने वाले डिसीजन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इंसाफ किया और 2024 में अपना फैसला सुनाया। इन 11 आरोपियों की रिमिशन कैंसिल करी और 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए बोला। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 लोगों को रिहा करने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों के पास 2 हफ्ते का वक्त है सरेंडर करने के लिए, यानी उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इन आरोपियों का फैसला गुजरात गवर्नमेंट नहीं कर सकती।
ये केस महाराष्ट्र की अदालत में था और गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पावर का क्लियरली मिसयूज किया है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर सेक्शन 432 की बात करें तो जहां अपराध हुआ या जहां अपराधी जेल में है वो इररेलेवेंट है। इस सेक्शन के तहत जहां ट्रायल हुआ और जहां सजा मिली वहां की सरकार ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये फैसला लेने के लिए। इस मामले में गुजरात सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार अपराधी के साथ मिली हुई थी। बिल्किस बानो ने लास्ट में ये कहा कि 22 साल बाद उनको इंसाफ मिला है और एक दुख का पत्थर जो उनके सीने पे था वो हट गया है। और 15 साल में कभी ऐसा लगा आपको कि शायद मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जिन्होंने मेरे खिलाफ ये अत्याचार किया है वो रिहा हो जाएंगे, वो बच जाएंगे? कभी ऐसा लगा कि सिस्टम जो है उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी क्योंकि हमारे इतने सारे मेरे परिवार को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया, तो कैसे उम्मीद छूटेगी। तो ये था बिल्किस बानो का केस। बिल्किस के लिए ये बहुत ही लंबी और तकलीफ भरी लड़ाई थी। ये केस सिर्फ बिल्किस के इंसाफ की तलाश की कहानी नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि सच्चाई और इंसाफ के रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक न एक दिन जीत सच्चाई की ही होती है। तो फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। जब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।